अस्सलाम वालेकुम जी, मेरा नाम यासिर हनीफ़ है और आज की इस नशिस्त में मैं आपके साथ शेयर करूंगा अपने पीपीएससी के इंटरव्यू के बारे में। इसके अलावा सर्टेन इंटरेस्टिंग फैक्ट्स भी शेयर करूंगा और कुछ टिप्स भी जो है वो आपके साथ शेयर करूंगा इंटरव्यू से रिलेटेड। तो भाई 2011 में जो है वो जॉब्स आती हैं। जब मैंने अप्लाई किया सितंबर में टेस्ट होता है और टेस्ट का 2 से 3 माह के बाद रिज़ल्ट आता है। मैं एक शादी की तकरीब में था जब मुझे पीपीएससी के ऑफिशियल्स की तरफ से कॉल आई। गालबन मैं टॉप 10 में था, इसी वजह से जो है मुझे कॉल की गई और मुझे इन्फॉर्म किया गया कि जी मेरा जो टेस्ट है वो नेक्स्ट वीक में जो है वो पॉसिबल है। मुझे दिन बताया गया और उसके अकॉर्डिंगली जो है मैंने तैयारी अपनी शुरू कर दी। तो तैयारी तो मैं पहले ही कर रहा था, लेकिन मैंने ज़रा भरपूर तरह से तैयारी शुरू कर दी। मैंने एफएससी की बुक को एक दफ़ा ज़रा प्रॉपर तरह से रिवाइज़ कर लिया, बीएससी के चंद कंसेप्ट्स को देख लिया, एमएससी के चंद कंसेप्ट्स को ज़ेरे गौर ले आया ताकि जो है वो मैं बेहतर तरह से इंटरव्यू अपना दे सकूं। अब भाई टेस्ट का दिन आया, सुबह 9 बजे के करीब मुझे बुलाया गया था और मैं तकरीबन 10 से 15 मिनट पहले जो है वो पीपीएससी के दफ्तर पहुंचता हूं जो लाहौर में शिमला पहाड़ी के करीब है। तो एंटर होते हैं जी, तो सबसे पहले जी हमारा मोबाइल जो है वो कलेक्ट कर लिया जाता है और हमें एक टोकन दे दिया जाता है। उसके बाद जो है वो हमें वेटिंग एरिया की तरफ इशारा कर दिया जाता है, जी आप वहाँ जाकर जो है वो तशरीफ़ रखें। देन हमारी अटेंडेंस होती है। अटेंडेंस के बाद जो है हमारे डॉक्यूमेंट्स, ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स है वो चेक किए जाते हैं, जिसमें जो है मैट्रिक की ओरिजिनल सनद है, एफएससी की ओरिजिनल सनद है। इसके अलावा मैंने ऑनर्स किया था, लेकिन क्योंकि मैं उस वक़्त अभी मेरे पास डिग्री नहीं थी तो मेरा जो ओरिजिनल ट्रांसक्रिप्ट था वो चेक किया गया और वो जो ओरिजिनल ट्रांसक्रिप्ट है वो भी जो पंजाब यूनिवर्सिटी का जो एग्ज़ाम डिपार्टमेंट है वहाँ से जो है अटेस्ट करवाना ज़रूरी था, क्योंकि मेरे पास जो है वो उस वक्त डिग्री नहीं थी अभी। इसके अलावा और जो रिलेटेड डॉक्यूमेंट्स हैं वो ओरिजिनल जो है वो चेक किए गए। दैन जो है वो हमें इंतज़ार के लिए वेटिंग एरिया में बिठा दिया गया और तकरीबन इन्फॉर्मेशन ये थी कि तकरीबन 3 से 4 पैनल्स जो हैं वो इस वक्त इंटरव्यू ले रहे हैं और मेरे पैनल के अंदर तकरीबन 20 से 25 लोग थे। और मैं जब वेटिंग एरिया में जाता हूँ मैं सबसे पहले तो मैं हैरान हो जाता हूँ, वहाँ पर सारे के सारे जो हैं वो मेरे सीनियर्स, कुछ एमएससी के सीनियर्स थे पंजाब यूनिवर्सिटी में जिनसे मुलाकात थी। इसके अलावा कुछ बीएस ऑनर के सीनियर्स थे और एक तो अपने मेरे उस्ताद भी थे, वो इंटरव्यू के लिए आए थे जो कि पंजाब यूनिवर्सिटी से पीएचडी कर रहे थे और उन्होंने हमें ऑनर्स में जो है वो क्लास पढ़ाई थी। अब वहाँ पर जब हम बैठ जाते हैं तो हेल्दी इन्वायरमेंट के अंदर जो है ना डिस्कशन शुरू हो जाती है, लेकिन मैं आपसे यही कहूँगा कि असल में इंटरव्यू जो है वो वहीं से स्टार्ट हो गया। अब 9 बजे के करीब हम बैठे हुए हैं, तकरीबन जो है वो तमाम लोग वहाँ पर जो है वो इकट्ठे हैं और डिस्कशन हो रही है। कुछ लोग जो हैं वो अपने, क्योंकि कुछ सीनियर्स थे वो अपने पास्ट एक्सपीरियंस के बारे में डिस्कस कर रहे थे कि जी जब लास्ट टाइम 2009 में यही एग्ज़ाम हुआ था, इंटरव्यू हुआ था तो क्या क्या हुआ। और इसके अलावा मुख्तलिफ़ किस्म की जो है इंटरेस्टिंग स्टोरीज सुनाई जा रही हैं। इसके साथ साथ जो है कोई ये कह रहा है कि जी कुछ एग्जामिनर्स के साथ मेरे चाचा का राब्ता है, कोई ये कह रहा है कि जी मेरा ताया जो है वो एमएनए को जानने वाला है, मैंने तो पहले ही अप्रोच की हुई है। ईटीसी हर किस्म के लोग जो हैं वो मुख्तलिफ़ किस्म की जो है ना वो बातें वहाँ पे चल रही हैं। यकीन करें वहाँ पर ऐसा महसूस होता था कि मैं तो पता नहीं क्यों आ गया हूँ। ये सारे जो हैं या तो बहुत ही ब्रिलियंट जो हैं वो लोग हैं या किसी ना किसी की ऐसी तगड़ी सिफारिश है कि मैं तो शायद कुछ भी ना कर सकूँगा। तो लेकिन फिर भी अल्लाह की ज़ात के ऊपर यकीन था और यही मैं आपके साथ भी शेयर करूँगा कि भाई आपने घबराना नहीं है, कोशिश ये करनी है कि जो है आप पॉजिटिवली ओरिएंटेड रहें, पॉजिटिव जो है माइंडसेट के साथ जो है वहाँ पे बैठें और लोगों के साथ ठीक है आप हेल्थी डिस्कशन करें, लेकिन जो है वो उस डिस्कशन को अपने सर पे सवार ना कर लें कि आप जो है वो डी ट्रैक हों। अब तकरीबन 2 घंटे जो है वो वहाँ पर जो है वो वेटिंग एरिया में मुझे बैठना पड़ा। 2 से ढाई घंटे के बाद जो है वो आवाज़ आई कि जी यासिर हनीफ़ साहब जो हैं वो इंटरव्यू के लिए जो हैं वो आ सकते हैं। अब भाई मैं उठाऊँ, मैं अपने आप को मैंने थोड़ा सा जो है वो मोटिवेट करने के लिए थोड़ी देर के लिए खामोशी इख्तियार की। उसके बाद जो है मैं चलता हूँ और मैं दरवाजे तक जाता हूँ और नॉक करने से पहले जो है एक किस्म का जो है ना
पल्स मेरी जो है वो फुल स्पीड से जो है वो वाइब्रेट कर रही है और मैं महसूस कर रहा हूँ उसको। मैंने नॉक किया, इजाज़त ली और कमरे में दाखिल हो गया। दैन जो चेयरमैन साहब थे हमारे, उन्होंने मुझे बैठने के लिए चेयर की तरफ इशारा किया। मैं चेयर पे जाके बैठ गया। अब भाई पैनल के अंदर जो है सामने जो है वो चेयरपर्सन बैठे हुए थे, साइड पे जो है वो 3 जो है वो स्पेशलिस्ट थे फिज़िक्स के, और एक जो है वो साइकेट्रिस्ट बैठा हुआ था साइड पे। अब भाई ये जो टोटल 5 लोगों का पैनल था, इसने मेरा इंटरव्यू लेना था। अब जैसे ही मैं बैठता हूँ, सबसे पहले जो चेयरपर्सन है वो कहते हैं, भाई उन्होंने सिंपल सा मेरी तरफ देखा, मुस्कुराए और कहा इंट्रोड्यूस योरसेल्फ। तो मैं कुछ इंटरव्यू से रिलेटेड कुछ पढ़ के गया था। मैंने ये पढ़ा था कि जी नाम और वालिद साहब का नाम और कुछ चीज़ें तो उन्हें पहले ही पता होती हैं, तो आपने जस्ट जो है वो अपने बारे में बताना है। तो मैं शुरू हो गया कि जी मैंने 2004 में मैट्रिक की थी, 2006 में इंटर किया था, 2010 में जो है वो मैंने ऑनर्स किया है। इसके अलावा 2010 से ही मैं यूनिवर्सिटी ऑफ एजुकेशन में एज अ विजिटिंग लेक्चरर पढ़ा रहा हूँ और अभी तक मैं वहाँ पर जो है वो मैं एमएससी को, उस वक्त मैं कंप्यूटेशनल फिज़िक्स पढ़ा रहा था। इसके अलावा मैं जो है वो बीएस ऑनर मैथ को, मैं जो फिज़िक्स के कोर्सेज़ हैं वो पढ़ा रहा था। वो मैंने अपना इंट्रो करवाया। दैन जो है वो इशारा करते हैं पैनल की तरफ कि जी इंटरव्यू शुरू किया जाए। अब भाई प्रॉपर मेरा इंटरव्यू शुरू होता है। पहला क्वेश्चन मुझसे पूछा गया, जी आपने बताना है जी A क्रॉस B क्रॉस C यानी कि वेक्टर ट्रिपल प्रोडक्ट है वो किसके इक्वल होगा। अब ये क्योंकि मैथमेटिकल इक्वेशन थी और कन्फ्यूजन ये थी कि इनमें 2 डॉट प्रोडक्ट्स आते हैं A B C के दरमियान, वो किस तरतीब से आते हैं वो मेरे ज़हन में नहीं था। तो जो उनमें से जो पैनलिस्ट थे उनमें से एक ने जो है ना मेरे आगे कागज़ और पेंसिल कर दिया कि भाई बेटा इसके ऊपर लिख दो। अब मैं पेंसिल और कागज़ मैंने पकड़ तो लिया, लेकिन मेरे ज़हन में ना आया कि मैं क्या करूँ। तो गलत लिखने की बजाय मैंने एक्सक्यूज़ कर लिया। मैंने कहा जी सॉरी, आप काइंडली कुछ और पूछ लें, ये मैथमेटिकल एक्सप्रेशन है, ये इस वक्त मेरे जहन में नहीं है। इसमें 2 डॉट प्रोडक्ट्स आते हैं लेकिन वो किस तरतीब से आते हैं वो मेरे जहन में नहीं आ रहा। तो कहते हैं ठीक है कोई बात नहीं। तो उन्होंने जो है वो नेक्स्ट क्वेश्चन पूछने के लिए इशारा किया एक साहब की तरफ। अब भाई नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ जाने से पहले जो मुझसे पूछा गया, मैं आपसे ये बहुत अहम चीज़ एक शेयर करूँगा कि भाई एक उस्ताद जो है वो हर वक्त लर्निंग मोड में होता है। अब मेरा पहले ही क्वेश्चन पे एक्सक्यूज़ कर देना, बज़ाहिर आपको ऐसे लगता है कि मैंने बहुत गलत बात की, हाँ और लाजमी तौर पे थी भी, लेकिन कंफ्यूज होने की बजाय और गलत आंसर करने की बजाय मैंने ये बेहतर समझा कि मैं एक्सक्यूज़ कर लूँ। और यहीं से जो है वो आपका इंटरव्यू शुरू हो गया कि अगर आपसे कोई बच्चा क्वेश्चन करता है और आपको उस वक़्त उस टाइम पर उसका जवाब जहन में नहीं आ रहा या आप किसी वजह से नहीं दे पा रहे, तो आप उस वक़्त बच्चे के साथ क्या रवैया रखते हैं? आप उसे एक्सक्यूज़ करके बाद में जवाब देने का कहते हैं या आप उसको गलत आंसर करके जो है वो टाल मटोल कर देते हैं और अजीब किस्म का जवाब दे देते हैं? अब एक उस्ताद जो है वो हमेशा, जैसे मैंने पहले कहा, कि लर्निंग मोड में होता है। उसे चाहिए कि वो बच्चे को कहे कि भाई मैं इसको स्टडी करके आपको बता दूंगा और या कल डिस्कस कर लेंगे इसे। भाई टीचर भी इंसान है और किसी भी वक्त वो किसी भी मूड में हो सकता है, तो ज़रूरी तो नहीं है कि जो है ना वो हर चीज़ जो है उसको आती हो और वो जो है वो उसी वक्त आंसर कर सके। तो इसमें कोई गलत नहीं है कि आप जो है वो एक्सक्यूज़ करके कल जो है वो डिस्कस करने का कहते हैं। तो मैंने, हालांकि ये इंटरव्यू के लिए मुनासिब नहीं था, लेकिन मैंने फर्स्ट क्वेश्चन पे ही जो है वो मैंने एक्सक्यूज़ किया। लेकिन इसमें जो अहम बात है वो ये भी है कि भाई मैं कंफ्यूज नहीं हुआ। ठीक है, मुझे नहीं आता तो मैंने कहा जी ये मेरे जहन में नहीं आ रहा, आप मुझसे नेक्स्ट क्वेश्चन पूछ लें। अब भाई इंटरव्यू चल रहा है, अब मुझे जो सेकंड पैनलिस्ट हैं वो मेरी तरफ देखते हैं और मुझसे सेकंड क्वेश्चन पूछते हैं और वो बहुत इंटरेस्टिंग क्वेश्चन था कि जी डिफाइन आइसोटोप्स। अब आइसोटोप जो है ये बड़ी बेसिक सी डेफिनेशन है, तो मैंने इसका जवाब दिया कि जी एटम्स ऑफ द सेम एलिमेंट्स हैविंग सेम एटॉमिक नंबर बट डिफरेंट एटॉमिक मैसेज आर कॉल्ड आइसोटोप्स। अब भाई वो मुझसे नेक्स्ट क्वेश्चन पूछते हैं कि क्या हम केमिकली आइसोटोप्स को आइडेंटिफाई कर सकते हैं? नहीं जी, हम केमिकली आइसोटोप्स को आइडेंटिफाई नहीं कर सकते, क्योंकि उनमें जो हमारे पास नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स हैं
वो सेम होते हैं, और नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स जो है वो केमिकल प्रॉपर्टीज़ को डिफाइन करते हैं। हाँ, लेकिन हम इनको फिजिकली जो है वो आइडेंटिफाई कर सकते हैं। तो यही सेम मैंने आंसर कर दिया। अब मुझसे नेक्स्ट वो पूछते हैं तो कोई ऐसा मेथड बता दें जिसको इस्तेमाल करते हुए हम आइसोटोप्स को आइडेंटिफाई कर सकते हैं, उनको सेपरेट कर सकते हैं। तो जी मैंने उन्हें कहा कि जी हम मैस स्पेक्ट्रोमीटर को, मैस स्पेक्ट्रोग्राफ को यूज़ करते हैं। तो मुझसे कहने लगे कि जी कोई और तरीका नहीं है। मैंने कहा सर 2-4 तरीके और भी हैं जो कि न्यूक्लियर फिजिक्स में पढ़े थे, लेकिन अभी फ़िलहाल जो है वो मेरे जहन में इतना ही है। तो मुस्कुरा दिए और जो है वो थर्ड पैनलिस्ट की तरफ जो है वो देखना शुरू उन्होंने कर दिया। अब जो थर्ड पैनलिस्ट हैं, जो थर्ड स्पेशलिस्ट हैं फिजिक्स के, वो मुझसे क्वेश्चन पूछते हैं कि जी व्हाट इज स्पेशल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी, स्पेशल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी से क्या मुराद है, आप क्या जानते हैं इसके बारे में। तो मैंने कहा जी ये स्पेशल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी जो है ये आइंस्टाइन ने दी थी और 1905 में ये उसने अपनी थ्योरी दी थी, और इसके 2 अहम पोस्टुलेट्स हैं। पहला पोस्टुलेट ये है कि जो फिज़िक्स के लॉज हैं वो तमाम इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस में सेम रहते हैं। इसके अलावा इसका जो दूसरा पोस्टुलेट है वो ये है कि जो स्पीड ऑफ लाइट है वो यूनिवर्सल कांस्टेंट है और उसकी वैल्यू जो है वो सेम रहती है तमाम ऑब्जर्वर के लिए रिगार्डलेस ऑफ देयर स्टेट ऑफ मोशन। तो मुझे कहते हैं जी हर किस्म के मीडियम में। मैंने कहा नहीं सर ऐसा नहीं है, ये स्पीड ऑफ लाइट जो है ये कांस्टेंट है सिर्फ और सिर्फ वैक्यूम के अंदर, लेकिन अगर आप मीडियम चेंज करते हैं तो इसकी सिर्फ स्पीड है वो चेंज हो जाती है। अच्छा वो कैसे चेंज हो जाती है? तो मैंने कहा जी जो लाइट की स्पीड है किसी भी मीडियम में से तो वो डिपेंड करती है उसके पर्टिकुलर रिफ्रैक्टिव इंडेक्स पे। तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स वेरी करेंगे तो उस मीडियम में से गुजरने वाली जो लाइट की स्पीड है वो वेरी हो जाएगी। तो आगे से उनका जवाब आया ओके भाई। अब दोबारा से जो है फर्स्ट पैनलिस्ट जो है वो मुझसे मेरी तरफ जो है मुतवज्जे होते हैं और मुझे कहते हैं कि बेटा आपने जो है पोल्स में से वायर्स गुजरती हुई देखी होंगी, ये जो आम गली मोहल्लों में खंबे लगे हुए होते हैं इनमें से तारें जो है ना वो गुजर रही हैं। 2 वायर्स जो हैं वो 2 पोल्स के दरमियान जो है वो जा रही हैं, और अगर उनमें सेम डायरेक्शन में करंट फ्लो कर रहा हो तो वो जो वायर्स हैं वो एक दूसरे को अपनी तरफ खींचेंगी या एक दूसरे को दफ़ा करेंगी। मैंने थोड़ी देर के लिए इंतज़ार किया और मैंने कहा जी ये रिपेल करेंगी। जैसे मैंने रिपेल करेंगी कहा मेरे जहन में आया नहीं वो तो अट्रैक्ट करती हैं। तो मैंने कहा नो सर वो अट्रैक्ट करेंगी। वो जो साहब थे उन्होंने मेरे आगे कागज़ पेंसिल कर दिया और मुझे कहते बेटा ड्रा करके देख लो रिपेल करेंगी कि अट्रैक्ट करेंगी और एक जवाब दो। तो मैंने कागज़ पेंसिल पकड़ी, मैंने जो है वो 2 लाइंस ड्रा की, उसकी सराउंडिंग में मैग्नेटिक फील्ड ड्रा की और जो है मैंने उन्हें बता दिया कि जी अगर करंट जो है वो सेम डायरेक्शन में फ़्लो कर रहा हो तो वायर्स जो हैं उनकी सराउंडिंग में जो मैग्नेटिक फील्ड डेवलप होती है वो उन वायर्स को अट्रैक्ट करने का सबब बनती हैं। मैंने कहा जी सर अट्रैक्ट करेंगी। तो मुझे कहते तो क्या ये इसका मतलब है जब 2 वायर्स में से करंट पास करेगा तो वो तो वायर्स एक दूसरे को खींच लेंगी, वो तो एक दूसरे के साथ जुड़ जाएंगी। तो मैंने कहा नहीं सर वो कुछ ख़ास डिस्टेंस पे होती हैं, इतने फासले पे रखी जाती हैं कि वो एक दूसरे को जो है ना वो अपनी तरफ अट्रैक्ट ना कर सकें। तो उसके बाद जो है वो उन्होंने मुझसे जो है वो फैराडेज लॉ के बारे में पूछा। मैंने उन्हें फैराडेज लॉ की जो डेफिनेशन है वो सुना दी। देन इस तरह जो है वो मेरा इंटरव्यू तकरीबन जो है वो एंड तक पहुंच गया। अब भाई जो अहम चीज़ इसमें मैं आपसे डिस्कस करना चाहता हूँ वो ये कि बहुत से क्वेश्चंस ऐसे हैं जिनका आंसर करते हुए आपने इस चीज़ का ख्याल करना होता है कि भाई आप एज अ टीचर जवाब दे रहे हैं, एज अ स्टूडेंट जवाब नहीं दे रहे, क्योंकि आप जिस पोस्ट के लिए गए हैं वो टीचर की पोस्ट है। और टीचर भी कौन सा जिसने कॉलेज में जाके जो है वो पढ़ाना है। आपके जवाब जो है वो प्रिसाइज होने चाहिए और एक्यूरेट होने चाहिए, टू दी पॉइंट होने चाहिए। आप अपने मैसेज को प्रॉपर कन्वे कर सकें। जैसे कि अगर आपसे पूछा जाए कि इलेक्ट्रिक करंट को डिफाइन करें और आप जवाब दें फ्लो ऑफ चार्जेस, तो ये गलत है। ये एक स्टूडेंट का जवाब तो हो सकता है, एक उस्ताद का जवाब ये नहीं है। आप प्रॉपर तरह से बताएंगे कि रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्जेस थ्रू अ सर्टेन एरिया इज कॉल्ड करंट। ये जवाब जो है ये किसी उस्ताद का जवाब है। आपने स्टूडेंट्स को पूरी तरह से मैसेज कन्वे करना होता है कि आप क्या पढ़ा रहे हैं
और अगर आप खुद ही चीज़ों को इग्नोर करेंगे तो आपका स्टूडेंट आप किस तरह से तवक्का करते हैं कि वो आपको बेहतर रिस्पॉन्स देगा। इसलिए भाई आप प्रिपरेशन करें, आपके जो जवाब हैं वो मुकम्मल होने चाहिए, उसमें कोई अधूरापन जो है वो नहीं होना चाहिए। ऐसा बिल्कुल भी नहीं लगना चाहिए कि आप एज अ स्टूडेंट इंटरव्यू दे रहे हैं, बल्कि ऐसा महसूस होना चाहिए कि एक जो है वो ऐसे बंदे का इंटरव्यू लिया जा रहा है, ऐसे कैंडिडेट का इंटरव्यू लिया जा रहा है जिसने MSc की हुई है और वो अपने सब्जेक्ट को बेहतर तरह से जानता है, समझता है, उसको बेसिक्स की नाउ हाउ बिल्कुल है। इसके बाद जो चेयरपर्सन है वो जो साइकोलॉजिस्ट और साइकेट्रिस्ट बैठा हुआ था उसकी तरफ इशारा करते हैं कि जी आप कुछ पूछना चाहते हैं। अब वो जो साहब थे वो सोफ़ा पर थोड़ा दूर बैठे हुए थे और मैं उनकी तरफ देखता हूँ तो वो मुझसे पहला क्वेश्चन करते हैं। मुझे कहने लगे कि भाई आपने थंडरस्टॉर्म ऑब्जर्व किया है कभी, लाइटनिंग कभी देखी है? मैंने कहा जी बिल्कुल देखी है। कहते ये दिखाई पहले देती है कि सुनाई पहले देती है? तो मैंने कहा जी पहले नज़र आती है उसके बाद इसकी आवाज़ आती है। तो कहते हैं इसकी वजह क्या है? मैंने कहा सर साउंड की जो स्पीड है वो कम है, लाइट की स्पीड ज़्यादा है, इसलिए पहले नज़र आएगी उसके बाद सुनाई देगी। कहते हैं ठीक हो गया। अब मुझे ज़रा ये बताएं कि अगर आपको ये जॉब दे दी जाए तो आप कौन सी नई जिद्दत लेकर आएंगे इस जॉब के अंदर? जैसे ही मैंने क्वेश्चन सुना मैं थोड़ी देर के लिए खामोश हो गया क्योंकि ये अनएक्सपेक्टेड सा क्वेश्चन था। तो मेरे जहन में जो आया मैंने बोल दिया। उस वक्त मेरे जहन में यही आया कि सर ये जो मॉडर्न टेक्नोलॉजी को इस्तेमाल करते हुए जैसे कि मल्टीमीडियाज़ हैं या ऑडियो वीडियो लेक्चर्स हैं, इसकी रिकॉर्डिंग्स के थ्रू जो है वो हम अपने मैसेज को बेहतर तरह से स्टूडेंट्स तक पहुंचा सकते हैं। और मैं कोशिश ये करूँगा कि मैं कोई ऐसे मेथड्स यूज़ करूँ जो कि इनोवेटिव टाइप के हों ताकि मैं अपने स्टूडेंट्स की बेहतर तरह से हेल्प कर सकूँ। और इसके इजाफे में मैंने ये भी कह दिया कि मैं ऐसा कर भी रहा हूँ, मैं एकेडमी में पढ़ाता हूँ, वहाँ पे मैं ऐसा इसको बेहतर तरह से करने की कोशिश करता हूँ। अब ये मेरे ख्याल से ये मैं कुछ एक्स्ट्रा ही कर गया था, ये ओवर कॉन्फिडेंस था जो कि मुझे नहीं करना चाहिए था, क्योंकि जितने सीनियर लोग मेरे सामने तशरीफ़ रखते थे उनमें से किसी ने भी मेरे साथ जो है वो किसी भी किस्म की जो है वो सख्ती नहीं की और ना ही मुझे जो है दबाने की कोशिश की। हाँ, उनके क्वेश्चंस ऐसे ज़रूर थे स्टार्ट में कि मैं कहीं पे डिस्टेबलाइज हो जाऊं, लेकिन उन्होंने मुझे जगह जगह पर जो है मुझे सपोर्ट करते रहे कि भाई कहीं पर मुझे कह दिया इस कागज़ पेंसिल पकड़ लो, कहीं पे मेरी थोड़ी सी हेल्प कर दी जहाँ पर ऐसे लगा कि जैसे जो है मैं जो है वो मेरा कॉन्फिडेंस जो है वो लो हो रहा है, वहाँ पर उन्होंने मुझे सपोर्ट की। तो यानी कि ओवरऑल मेरा जो इंटरव्यू का एक्सपीरियंस था वो बहुत अच्छा था। दैन उन्होंने मुझे कहा, जो चेयरपर्सन थे जो कि थ्रू आउट द इंटरव्यू सिर्फ और सिर्फ मेरे गेस्चर्स को देख रहे थे, मेरे जो चेहरे के एक्सप्रेशंस हैं उन्हें नोट कर रहे थे, मैं कैसे बात करता हूँ हर चीज़ को नोट कर रहे थे। तो वो मुझे कहते हैं ओके थैंक यू जेंटलमैन, आप जा सकते हैं। तो मैं उठा और मैं बाहर की तरफ आ गया और जैसे ही मैं दरवाज़ा खोलता हूँ, दरवाजे से बाहर जाता हूँ, तो भाई मैंने एक सुकून का सांस लिया कि भाई मेरा इंटरव्यू जो है वो हो गया है। और अल्हम्दुलिल्लाह अगर बहुत अच्छा नहीं हुआ तो बहुत बुरा भी नहीं हुआ। इसके अलावा जो सबसे बड़ा मुझे रिलीफ था वो ये था कि जी मुझसे किसी किस्म का कोई जनरल नॉलेज का क्वेश्चन नहीं पूछा गया, इस्लामिक स्टडी से रिलेटेड कोई क्वेश्चन नहीं पूछा गया, करंट अफेयर से रिलेटेड कोई क्वेश्चन नहीं पूछा गया। इसके बाद जैसे ही मैं बाहर आता हूँ तो जो सुबह से हो रहा था, जब से मैं बैठा हुआ था, जो है कैंडिडेट्स जो हैं वो मेरी तरफ लपकते हैं और मुझे कहते हैं भाई कौन कौन सा सवाल पूछा गया है और कैसे सवाल पूछते हैं, कैसे लोग हैं, और मुख्तलिफ इस किस्म के क्वेश्चन जो हैं उन्होंने मुझसे किए। मैंने उनके साथ शेयर कर दिया कि जी ये मुझसे उन्होंने क्वेश्चन पूछे हैं। तो उसके बाद जो है मैं बाहर की तरफ आता हूँ और मैंने भाई अपने घर का रास्ता लिया। अब लास्ट पे मेरे इंटरव्यू में तो किसी किस्म का कोई जनरल नॉलेज का क्वेश्चन नहीं था, ना ही करंट अफेयर से रिलेटेड और ना ही इस्लामिक हिस्ट्री और इस्लामिक स्टडी से रिलेटेड कोई क्वेश्चन मुझसे पूछा गया। लेकिन ओवरऑल जो वहाँ पे जो लोग कह रहे थे वो यही था डिफरेंट पैनल्स के अंदर कि मुख्तलिफ पैनल्स के अंदर जो हैं वो इस किस्म के क्वेश्चन जो हैं वो पूछे गए थे। और इसके अलावा जो और बहुत अहम चीज़ थी जो कि मुख्तलिफ पैनल्स में हो रही थी वो ये भी थी कि जी
मार्कर और डस्टर दे दिया जाता था और कैंडिडेट से कहा जाता था कि भाई कोई टॉपिक एक्सप्लेन करें। अब इसके लिए कोई टॉपिक एक्सप्लेन करने का ये मतलब है कि आप अपनी मर्ज़ी का कोई टॉपिक जो है वो आप बोर्ड पे एक्सप्लेन कर दें। अब भाई आप अगर ये वेट करें कि आपको जो है वो एग्जामिनर्स बताएंगे कि जी आप इस टॉपिक के ऊपर बात करें, तो ये पहली बात तो ये है कि ये आपके लिए भी ख़तरनाक हो सकती है। तो आप उनसे पूछने की बजाय आपको ये चाहिए कि आप घर से ही प्रॉपर एक टॉपिक जो है वो तैयार करके जाएं कि अगर आपसे ये पूछा जाए या आपसे ये कहा जाए कि भाई कोई भी टॉपिक एक्सप्लेन कर दें, तो आप जो है उठ के जो है वो उस टॉपिक को एक्सप्लेन करने की सलाहियत रखते हो। इसके अलावा लास्ट पे मैं यही कहूँगा, आपने हम्बल रहना है, ओवर कॉन्फिडेंस बिल्कुल भी शो नहीं करना कि जी जैसे आपको तो बहुत कुछ आता है। इसके अलावा ना ही आपने इतना डी ग्रेड अपने आप को महसूस करना है कि बिल्कुल ही फ्लैट हो जाना है। जैसे मैंने पहले कहा कि भाई फर्स्ट क्वेश्चन लाजमी तौर पर आपको डी ट्रैक करने के लिए ऐसा पूछा जाएगा जो कि आपको जो है एक दफ़ा डिस्टर्ब करे, लेकिन आपने अपने कॉन्फिडेंस को बहाल रखना है और कोशिश ये करनी है कि गलत आंसर की बजाय आप एक्सक्यूज़ करके नेक्स्ट क्वेश्चन का मुतालबा कर लें कि जी ये क्वेश्चन मुझे नहीं आता, काइंडली आपसे कुछ और पूछ लें। देन आपने जो है हेल्थी इन्वायरमेंट के अंदर जो है वो अपने इंटरव्यू को लेके चलना है। हाँ, एक बर्डन जो है वो फील ज़रूर होता है कि जी आपकी जो मेहनत है 4-5 साल आपने MSc किया, उसके बाद अगर आपने MPhil भी किया है, तो देन आप अगर इस जॉब के लिए आए हैं तो आपकी पूरी कोशिश होती है कि आपको ये जॉब मिले। तो उसके लिए आपको जो है वो पहले से प्रिपेयर होना चाहिए, आपको अपनी बेसिक्स के ऊपर गौर करना है। आपने जो है वो FSc की बुक्स और जो BSc की बुक्स हैं उनको अच्छी तरह से गो थ्रू करना है और आपकी बेसिक्स जो हैं वो क्लियर होने चाहिए। जैसे कि मैंने अभी आपको अपने इंटरव्यू शेयर किया, मुझसे जो क्वेश्चन पूछे गए हैं वो सब के सब FSc बेस हैं, क्योंकि ये जो लेक्चरशिप की जॉब है इसमें हमने कॉलेज में जाकर ज़्यादातर FSc को पढ़ाना होता है, क्योंकि जो APs और जो प्रोफेसर्स हैं वो डिग्री लेवल की क्लासेस को पढ़ाते हैं और आपसे जनरली यही कहा जाता है कि आप इंटर लेवल की क्लासेस को डील करें। तो भाई आपको आपकी जो इंटर लेवल है वो उसकी जो फिज़िक्स है वो बहुत ही ज़्यादा बेहतर तरह से तैयार होनी चाहिए, स्पेशली इंटरव्यू के लिए भी। और बाकी अल्लाह पाक आप सबकी हेल्प करे, आप मेहनत करें, अच्छी तरह से मेहनत करें, अल्लाह पाक आप सबको कामयाब करेगा। बाकी भी लास्ट में मैं यही कहूँगा, आप अपनी तरफ से पॉजिटिव माइंडेड रहते हुए ग्रोथ माइंडसेट के साथ तैयारी करें और फुल फ्लेज FSc और BSc की तैयारी करें। अभी तो फिज़िक्स का टेस्ट आने वाला है, पहले तो उसकी तैयारी करें, उसके बाद जो है इंटरव्यू की तैयारी कीजिएगा बेहतर अंदाज में। अल्लाह पाक आप सबको कामयाब करे। और लास्ट पे इशफाक अहमद साहब के अल्फाज में अपनी बात को ख़त्म करूँगा कि अल्लाह पाक हम सबको आसानियाँ नसीब फरमाए और आसानियाँ तकसीम करने का शर्फ बख्शे। बहुत बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफ़िज़।